स्वागत है। आज हम एक बहुत ही जानी मानी किताब पर बात करने वाले हैं, रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। हाँ, ये किताब तो वाकई दुनिया भर में फेमस है। बिल्कुल। और हमारे पास ना इसका एक सारांश है जिसका उन्वान है माली आज़ादी का रहनुमा, रिच डैड पुअर डैड का खुलासा। जी, वित्तीय स्वतंत्रता का मार्गदर्शक। हाँ, तो आज हम इसी सारांश के आईने में ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई पैसे और दौलत बनाने को लेकर ये अमीर डैडी और गरीब डैडी की सोच में इतना फर्क क्यों था। ये फर्क ही तो मतलब पूरी किताब का निचोड़ है। सही कहा। और इस सारांश का जो सेंट्रल आइडिया है वो भी बड़ा दिलचस्प है, ये कि कैसे कुछ लोग बस पैसे के लिए खटते रहते हैं पूरी जिंदगी। और कुछ लोग ये सीख जाते हैं कि पैसे से अपने लिए काम कैसे करवाना है। सुनने में तो बड़ा आसान लगता है ना, हाँ, सुनने में। पर असल में सोच का पूरा खेल है। चलिए इसी पर बात करते हैं। तो पहली बात जो ये सारांश उठाता है, अध्याय 1, अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? शुरू में लगता है। हमारे गरीब डैडी जो असल में पढ़े लिखे थे, प्रोफेसर थे, उनका मानना था खूब पढ़ो, मेहनत करो, अच्छी नौकरी पकड़ो, तनख्वाह पर गुजारा करो। हाँ, मतलब सुरक्षित रास्ता चुनो। बिल्कुल ये तो हमारे समाज में बहुत आम सोच है। बिल्कुल। लेकिन फिर आते हैं अमीर डैडी जो शायद उतने पढ़े लिखे नहीं थे, पर उनका दिमाग बिजनेस वाला था। उनका कहना था, अरे पैसे के पीछे मत भागो, ऐसा कुछ करो कि पैसा तुम्हारे पीछे भागे, वो तुम्हारे लिए काम करे। ये तो बिल्कुल उल्टी बात हो गई। हाँ, ये मानसिकता का बुनियादी फर्क है। और सारांश कहता है कि सिर्फ सैलरी पर टिके रहने से ना इंसान एक चूहे की दौड़ में फंस जाता है, रैट रेस जिसे कहते हैं। कमाया, खर्चे किए, बिल भरे, फिर अगली सैलरी का इंतजार, ये चक्र चलता रहता है। तो इससे निकले कैसे? सारांश का जवाब है फाइनेंशियल एजुकेशन, मतलब वित्तीय शिक्षा और संपत्ति बनाना। और यहीं पर दूसरा पॉइंट आ जाता है, बहुत जरूरी, अध्याय 2, वित्तीय साक्षरता क्यों सिखाएं। हाँ, ये फाइनेंशियल लिटरेसी वाली बात। और कमाल की बात ये है, जैसा सारांश कहता है, स्कूल हमें ये सब नहीं सिखाते। हाँ। वो नौकरी करना सिखाते हैं, अच्छा एम्प्लॉय बनना सिखाते हैं। ये सच है। इतिहास, भूगोल, साइंस सब पढ़ाते, पर पैसे का मैनेजमेंट शायद ही कहीं हो। बिल्कुल। और अमीर डैडी के हिसाब से सबसे पहली और जरूरी चीज है संपत्ति यानी एसेट्स और देनदारी यानी लायबिलिटीज के बीच का फर्क समझना। अच्छा, ये क्या है, एसेट्स और लायबिलिटीज? सीधी सी बात है, संपत्ति वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डाले। जैसे मान लीजिए आपकी कोई प्रॉपर्टी है जिससे किराया आ रहा है, हाँ। या स्टॉक्स है जिनसे डिविडेंड मिल रहा है, हाँ। या कोई छोटा मोटा साइड बिजनेस है जिससे कमाई हो रही है। ठीक है। और देनदारी? देनदारी वो जो आपकी जेब से पैसा निकाले, ओ जैसे कार का लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल। बिल्कुल। या वो घर का लोन जिसकी आप ईएमआई भर रहे और खुद उसमें रह रहे हैं। अब यहाँ एक पेच है, लोग अपने घर को सबसे बड़ा एसेट मानते हैं। हाँ, मानते तो हैं, पर अमीर डैडी कहते थे जब आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है, ईएमआई, मेंटेनेंस, टैक्स, तो वो देनदारी है, जब तक उससे कोई इनकम ना हो। ये तो सोचने वाली बात है। तो सारांश का सार यही है, अमीर लोग लगातार एसेट्स बनाने पर फोकस करते हैं, जबकि बाकी लोग जाने अनजाने में लायबिलिटीज जमा करते रहते हैं, जिन्हें वो एसेट समझ बैठते हैं। अच्छा, ये एसेट लायबिलिटी वाला फंडा तो क्लियर हुआ, पर सवाल यह है कि एसेट बनाए कैसे, खासकर तब जब आप किसी और के लिए नौकरी कर रहे हो। हाँ, बहुत वाजिब सवाल है। यहीं पर शायद तीसरा अध्याय आता है, अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस। इसका क्या मतलब हुआ यहाँ? इसका मतलब वो नहीं कि दूसरों के फटे में टांग अड़ाओ। हाँ, वो तो नहीं होगा। यहाँ मतलब है अपनी नौकरी करते हुए भी अपने खुद के बिजनेस पर, अपने एसेट कॉलम पर ध्यान दो। अपने एसेट कॉलम पर? हाँ, सारांश कहता है कि ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी किसी और का बिजनेस, किसी और की कंपनी खड़ी करने में लगा देते हैं, अपने एम्प्लॉयर की। हाँ, ये तो होता है, हम किसी और के सपने पूरे कर रहे होते हैं। सही। अमीर डैडी की सलाह थी, नौकरी आपको रोटी दे सकती है, आपका खर्चा चला सकती है, लेकिन आपकी असली दौलत आपके एसेट कॉलम से बनेगी। तो एसेट कॉलम में क्या क्या आता है? आपकी निवेश, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट जिससे किराया आए, आपकी अपनी कोई बनाई हुई चीज जैसे कोई किताब, कोई पेटेंट, कोई ऑनलाइन कोर्स। अच्छा। तो सलाह ये है कि नौकरी बेशक करो, पर साथ साथ अपने एसेट वाले खाते को भरना शुरू करो। धीरे धीरे ये एसेट्स इतनी इनकम देने लगें कि आपको सैलरी की जरूरत ही महसूस ना हो। ये हुई ना बात। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर इसमें टैक्स वगैरह का भी तो चक्कर होता होगा। सुना है अमीर लोग कम टैक्स देते हैं, ये कैसे होता है? हाँ, ये बहुत ही अहम मुद्दा है, और इस पर है चौथा अध्याय, टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशंस की शक्ति। कॉरपोरेशंस मतलब कंपनियां। हाँ, देखिए, गरीब डैडी का नजरिया था कि टैक्स तो देना ही पड़ेगा,
कमाया है तो सरकार का हिस्सा बनता है, इससे बच नहीं सकते। ज्यादातर नौकरी वाले लोग यही सोचते हैं, सैलरी आई नहीं कि टीडीएस कट गया। बिल्कुल। लेकिन अमीर डैडी ने समझाया कि सिस्टम काम कैसे करता है। अमीर लोग अक्सर कानूनी तरीकों से, खासकर कॉरपोरेशन यानी कंपनी का ढांचा इस्तेमाल करके अपना टैक्स का बोझ कम करते हैं। कैसे? सारांश में इसे ऐसे समझाया है। एक आम कर्मचारी पहले कमाता है, फिर उस कमाई पर टैक्स लगता है, फिर जो बचता है उसे वो खर्च करता है। सही। अब कॉरपोरेशन का देखिए, कॉरपोरेशन पहले कमाती है, फिर अपने सारे जायज खर्चे उस कमाई से घटाती है, जैसे सैलरी, किराया, ट्रैवल वगैरह, और जो आखिर में मुनाफा बचता है उस पर टैक्स देती है। अरे, मतलब खर्चा करने के बाद टैक्स? हाँ, ये क्रम का फर्क है, पर पूरी तरह कानूनी है। इससे टैक्स की देनदारी में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। ये टैक्स चोरी नहीं है, ये टैक्स कानूनों की समझ का इस्तेमाल है। वाह, ये तो दिमाग घुमा देने वाली बात है। मतलब सिर्फ मेहनत नहीं, सिस्टम की समझ भी चाहिए पैसा बनाने के लिए। बिल्कुल। और शायद इसीलिए सारांश का अगला 5वां अध्याय कहता है, अमीर पैसा बनाते हैं, द रिच इन्वेंट मनी। इसका क्या मतलब? क्या वो नोट छापते हैं? नहीं, नोट नहीं छापते। इसका मतलब है कि वो अवसर, मौके पैदा करते हैं, या उन मौकों को पहचान लेते हैं जिन्हें दूसरे लोग देख ही नहीं पाते। अच्छा। सारांश कहता है कि मौके तो हर तरफ बिखरे पड़े हैं, लेकिन उन्हें पहचानने के लिए वो चाहिए जिसे कहते हैं वित्तीय बुद्धि, फाइनेंशियल IQ। और यहाँ फिर गरीब डैडी और अमीर डैडी की सोच टकराती होगी। बिल्कुल। गरीब डैडी क्या थे? रिस्क से डरने वाले, हमेशा सेफ खेलना चाहते थे। अमीर डैडी भी अंधाधुंध रिस्क नहीं लेते थे, पर वो सोच समझकर कैलकुलेटेड रिस्क लेते थे। कैलकुलेटेड रिस्क? हाँ, वो मुश्किलों में भी मौके ढूंढ लेते थे। जैसे मान लीजिए कहीं प्रॉपर्टी मार्केट एकदम गिरा हुआ है, सब डर रहे हैं, पर जिसकी वित्तीय समझ अच्छी है वो शायद सोचेगा, अरे वाह, खरीदने का बढ़िया मौका है। तो पैसा बनाना मतलब अपनी बुद्धि, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी हिम्मत से ऐसे मौके पैदा करना या भुनाना जिनसे पैसा बने। यानी सिर्फ इंतजार नहीं करना, एक्टिव के मौके ढूंढने और बनाने पड़ते हैं। पर इसके लिए तो खास स्किल्स भी चाहिए होंगी ना? एकदम सही कहा। और यही हम 6ठे अध्याय पे आते हैं। ये कहता है, सीखने के लिए काम करो, पैसे के लिए नहीं। वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। सीखने के लिए काम करो? हाँ, ये पिछले पॉइंट से जुड़ा है। देखिए, गरीब डैडी की सोच क्या थी? किसी एक चीज में स्पेशलिस्ट बनो, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, खूब पढ़ो, खूब मेहनत करो ताकि तुम्हारी मांग बढ़े, अच्छी सैलरी मिले। हाँ, ये तो सिखाया जाता है हमें। जबकि अमीर डैडी कहते थे, भाई एक चीज में बहुत गहरे स्पेशलिस्ट बनने से बेहतर है कि कई अलग अलग तरह की स्किल्स सीखो। जैसे बेचना कैसे है, सेल्स, अपनी बात दूसरों तक कैसे पहुंचानी है, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, लोगों को समझना, मोल भाव करना, और हाँ, सबसे जरूरी, निवेश करना। तो मतलब नौकरी सिर्फ सैलरी देखकर नहीं चुननी चाहिए? अमीर डैडी के हिसाब से खासकर करियर की शुरुआत में नहीं। ऐसी नौकरी चुनो जहां तुम्हें ये सब हुनर सीखने को मिले जो आगे चलकर तुम्हारी संपत्ति बनाने में मदद करेंगे, भले ही वहां तनख्वाह थोड़ी कम क्यों न हो। लॉन्ग टर्म सोच। बिल्कुल, लंबी दौड़ की सोच है ये। बजाय इसके कि फौरन ज्यादा सैलरी वाली जॉब पकड़ ली पर वहां सीखने का कुछ खास नहीं मिला। ये सब सुनने में तो बहुत लॉजिकल लग रहा है। एसेट बनाओ, लायबिलिटी कम करो, टैक्स समझो, नई स्किल्स सीखो, मौके बनाओ। फिर भी ज्यादातर लोग ऐसा कर क्यों नहीं पाते? कुछ तो रुकावटें होंगी ना? हाँ, और ये शायद सबसे जरूरी हिस्सा है। 7वां अध्याय इसी पर है, बाधाओं पर काबू पाना, ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। क्या है ये बाधाएं? सारांश कहता है कि पैसा बनाने में सबसे बड़ी बाधा पैसे की कमी नहीं है। तो फिर क्या है? हमारी अपनी सोच, हमारी भावनाएं। जैसे? सबसे बड़ा है डर, खासकर पैसा खोने का डर। अगर डूब गया तो? इसी डर से लोग सेफ खेलते हैं, निवेश से कतराते हैं। हाँ, ये डर तो होता है। दूसरा है संदेहवाद, सिनिसिज्म। ये सोचना कि अरे ये सब बातें किताबी हैं, ये मेरे बस का नहीं है, अमीर बनना तो किस्मत की बात है। निराशावाद एक तरह से। बिल्कुल। तीसरा है आलस्य, लेजीनेस, टाल मटोल करना, कल से सोचूंगा, अगले महीने से निवेश शुरू करूंगा। कल कभी नहीं आता। सही। चौथा, बुरी आदतें, खासकर खर्च करने की आदतें, जितनी चादर है उससे ज्यादा पैर फैलाना, क्रेडिट कार्ड पर जीना। और 5वां, बहुत खतरनाक, अहंकार,
एरोगेंस, मुझे सब पता है, नई चीज सीखने से इनकार। बाप रे, मतलब असली जंग तो अपने अंदर ही लड़नी है। काफी हद तक। अमीर डैडी का मानना था कि पैसा खोने का डर ही ज्यादातर लोगों को गरीब रखता है। वो कहते थे, मैंने पैसा कमाने से ज्यादा पैसा गंवा कर सीखा है। हर गलती एक सबक है। तो मानसिकता बदलनी होगी। हाँ, अपने डर पर, अपने शक पर काबू पाना होगा। शायद यही पहला और सबसे जरूरी कदम है। ठीक है, मान लिया कि मानसिकता बदलनी है, डर भगाना है, पर फिर शुरुआत कैसे करें? मतलब प्रैक्टिकली क्या करें? एकदम से तो बड़ा निवेश नहीं कर सकते ना। 8वां अध्याय शायद यही बताता है, शुरुआत करना, गेटिंग स्टार्टेड। हाँ, ये अध्याय कुछ बड़े काम के प्रैक्टिकल स्टेप्स बताता है। पहला, एक बहुत मजबूत क्यों ढूंढो, व्हाई। ओके, आप फाइनेंशियली फ्री क्यों होना चाहते हैं? क्यों मतलब आपका मकसद क्या है? सिर्फ पैसा कमाना? ये काफी नहीं है। क्या आप दुनिया घूमना चाहते हैं? अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन देना चाहते हैं? समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं? जल्दी रिटायर होना चाहते हैं? आपका क्यों जितना बड़ा और इमोशनल होगा ना, मुश्किल वक्त में टिके रहने की हिम्मत उतनी ही ज्यादा मिलेगी। एक मजबूत प्रेरणा। ठीक है, और दूसरा, रोजाना ऐसे चुनाव करो जो आपकी वित्तीय समझ बढ़ाएं। फाइनेंस पर किताबें पढ़ो, ऐसे पॉडकास्ट सुनो, सेमिनार देखो, सफल लोगों की बातें सुनो। हर दिन कुछ नया सीखो, अपनी नॉलेज बढ़ाओ। सीखने पर जोर। तीसरा, हार मानने की बजाय सीखने की आदत डालो। पावर ऑफ लर्निंग। कोई इन्वेस्टमेंट गलत हो गया, कोई बिजनेस आइडिया फेल हो गया, तो रोने बैठने की जगह ये सोचो, अच्छा, इससे मैंने क्या सीखा? मतलब शुरुआत करने के लिए जेब में बहुत पैसा होना जरूरी नहीं है। बिल्कुल नहीं। सही सोच, सीखने की लगन और एक मजबूत क्यों होना ज्यादा जरूरी है। आप बहुत छोटे अमाउंट से शुरू कर सकते हैं, जैसे 500 रुपए की SIP से। जरूरी है शुरू करना, आज, अभी। और अगर कोई और ज्यादा जानना चाहे तो 9वें अध्याय में कुछ और टिप्स भी हैं क्या? और जानना चाहते हैं करने के लिए कुछ काम? हाँ, सारांश में कुछ और एक्शन लेने लायक बातें बताई गई हैं। जैसे, हमेशा नए इन्वेस्टमेंट के मौकों की तलाश में रहो। मार्केट में क्या नया हो रहा है, कौन सी टेक्नोलॉजी आ रही है, लोगों की ज़रूरतें कैसे बदल रही हैं, इन पर नज़र रखो। अपडेटेड रहो। बिल्कुल। दूसरा, ऐसे लोगों के साथ उठो बैठो जो पैसे की समझ रखते हो। मेंटोर्स ढूंढो, ऐसे ग्रुप्स ज्वाइन करो जहां फाइनेंस पर बात होती हो। कहते हैं ना, आप उन 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। हाँ, संगत का असर। और सबसे जरूरी, सिर्फ पढ़ो, सुनो, सोचो मत, एक्शन लो। टेक एक्शन, कुछ करो, भले ही छोटा सा कदम उठाओ, और फिर अपनी गलतियों से, अपनी सफलताओं से सीखते जाओ। ये एक कभी न खत्म होने वाला प्रोसेस है। सीखना कभी बंद नहीं होता। तो कुल मिलाकर इस पूरे सारांश का, इस किताब का निचोड़ क्या है, अगर एक लाइन में कहना हो? निचोड़ ये है कि रिच डैड पुअर डैड पैसे को लेकर हमारी पूरी सोच, हमारी पूरी कंडीशनिंग को चैलेंज करती है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि ये एक मानसिकता बदलने का फ्रेमवर्क देती है। मानसिकता बदलने का। हाँ, एसेट और लायबिलिटी का फर्क समझना, टैक्स के खेल को समझना, अपने डर और शक जैसी अंदरूनी रुकावटों को पार करना और लगातार सीखते रहना, ये वो बातें हैं जो हमें स्कूल या कॉलेज में शायद ही कभी सिखाई जाती हैं। ये एक अलग नजरिया है। बिल्कुल। तो आज हमने रिच डैड पुअर डैड के सारांश के जरिए कुछ बहुत ही अहम और शायद कुछ लोगों के लिए क्रांतिकारी विचारों पर गौर किया। ये सिर्फ एक फाइनेंस बुक नहीं है, ये जिंदगी में पैसे को देखने का नजरिया बदलने की एक तरह की गाइड है। सही कहा। ये दिखाती है कि कैसे दो अलग अलग सोच वाले लोग एक ही माहौल में पलकर भी पैसे और भविष्य को लेकर बिल्कुल अलग नतीजों तक पहुंच सकते हैं। और इस सारी बातचीत के बाद ना मेरे मन में एक सवाल आ रहा है जो शायद सुनने वालों के लिए भी हो। हमने ये सारे सिद्धांत सुन लिए, एसेट बनाओ, ज्ञान बढ़ाओ, डर हटाओ, एक्शन लो, पर असली चुनौती ये है कि इन सब बातों को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपनी छोटी छोटी फाइनेंशियल आदतों में कैसे उतारें? हाँ, असली सवाल तो यही है। क्योंकि जानना एक बात है और करना बिल्कुल दूसरी। असली बदलाव तो करने से ही आएगा, है ना? सोचने वाली बात है ये।